Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। कल हमने पिछले भाग में हमने सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट किया था, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम क्या करेंगे, आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, उनको हम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास जो हम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया है, पहला क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री से हम लेते हैं। आपको क्या दिया है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। Answer the questions that follows. तो इस तरीके से आपको फिगर क्या दिया है, तो ये आपके पास फिगर है, आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने क्या लिया है, एक एक बैग लिया है, और बैग के बाहर ये आपको ये दिख रही है, ये क्या है, वो बैग के बाहर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। क्या है, मेम्ब्रेन है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर सोल पार्टिकल्स हैं, ठीक। हमने यहाँ और हमने क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से हम फ्रेश वाटर डाल रहे हैं और यहाँ से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट आपके निकल रहे हैं। तो ये आपको फिगर दिया है
है ना। उन्होंने बोला ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। इस फिगर को देख के आप आंसर बताओ जो आपको दिए हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो पहला जो इसका क्वेश्चन दिया है वो आपको बोला है कि विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर। विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर। कौन सा प्रोसेस आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ठीक है ना, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस प्रोसेस की एप्लीकेशन क्या है। थर्ड है, कैन द सेम प्रोसेस ठीक है occur without can the same process occur without applying electric field ठीक। and why is this electric field, why is the electric field ठीक है अप्लाइड। तीन क्वेश्चन आपको इस फिगर से रिलेटेड दिए हैं। ठीक है ना, ये आपके पास फिगर है और तीन क्वेश्चन आपको इस फिगर से रिलेटेड दिए हैं। ठीक, तो आप फिगर को अच्छे से देखिए। हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ जो कोलाइडल सॉल्यूशन था, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, उसमें पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसमें हमने देखा था तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्वेश्चन है ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोडायलिसिस, है ना। क्या करता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। आपने देखा डायलिसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने एनोड और कैथोड लगा रखा है। तो पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है ना, पहला आंसर आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ए का आंसर क्या है कि इस प्रोसेस का क्या प्रोसेस है ये, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस है ये, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपको, व्हाट इज द एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है ना, इस प्रोसेस की एप्लीकेशन क्या है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना, तो उसके प्यूरिफिकेशन में ये काम आता है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, कैन द सेम प्रोसेस अकर विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, है ना, क्या इसी प्रोसेस को बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, डायलिसिस कहते थे, है ना। उस प्रोसेस को हम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के जो होता है डायलिसिस होता है। और वो पूछ रहा है कि वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों अप्लाई करते हैं, बिकॉज डायलिसिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। जो आपका डायलिसिस होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आपका बहुत धीरे धीरे होता है, काफी समय लगता है उसमें। स्लो प्रोसेस, सो टू स्पीड अप we apply electric field। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे डायलिसिस होता है। उसको बढ़ाना अगर हम चाह रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या मतलब है इलेक्ट्रोडायलिसिस का, होता क्या है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने ये देखा, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। रिप्रेजेंट द सेल इन विच following reaction represent the cell in which following reaction take place। ठीक है, क्या रिएक्शन आपको दी है? अच्छा, और वैल्यू भी दी है आपको, द वैल्यू ऑफ ई नॉट, है ना, ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट फॉर द सेल, E naught for the cell is 1.26 volt। बताना है what is the value of E cell, what is the value of E cell, what is the value of E cell। E naught आपको दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया है, आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल बताना है, EMF बताना है। आपको क्या दिया है, इक्वेशन क्या दी है, रिएक्शन 2Al सॉलिड स्टेट में प्लस 3Cd प्लस 2, ठीक है ना। इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.1 m। क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3Cd सॉलिड फॉर्म में और प्लस 2Al प्लस 3 आपका 0.1 m एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। तो पहले तो आपको इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, ये रिएक्शन दे रखी है, इसको रिप्रेजेंट करना है सेल की फॉर्म में, कि सेल कैसे बनेगा, और देन फिर आपको ई सेल भी निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या तरीका होता है ऐसे पहचानने का, उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसमें देखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है ना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखिए कि 2Al है, Al के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो हम जहाँ पे कोई नहीं होती तो उसको क्या करते हैं, जीरो अज्यूम करते हैं, है ना। तो आप देख रहे हो कि जीरो से किधर जा रही है, +3 की तरफ गई है, 0 से +3। तो जब भी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो हम बोलते हैं कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। अब कैडमियम के ऊपर देखो +2 है और इधर कैडमियम के ऊपर क्या है, 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन, है ना, घट गया तो रिडक्शन। ऐसे आपको पहचानना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है कि भाई बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज आता है, इधर क्या आता है, सॉल्ट ब्रिज, ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज के राइट की तरफ आपका क्या आता है, रिडक्शन वाला चीज, है ना, और लेफ्ट की तरफ क्या आएगा, ऑक्सीडेशन वाली चीज। ऐसे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ, देखो ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, एल्यूमिनियम का हुआ। तो कैसे गया ये गया आपका 2Al सॉलिड से, ठीक है ना, स्लैश किसमें गया, 2Al सॉलिड से 2Al + 3 में गया, 2Al + 3 में गया और कंसंट्रेशन इसकी एक्वस फॉर्म में 0.1 m, ठीक है ना। फिर सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया इस तरीके से। फिर रिडक्शन वाला आएगा, किसका रिडक्शन हुआ है, आपका कैडमियम का, 3 कैडमियम + 2, 3 कैडमियम + 2, है ना, ये आपको दिया है। कंसंट्रेशन 0.1 m एक्वस में था, ये 0.1 m। फिर किस में गया, आपका 3 कैडमियम में गया, है ना, तो 3 कैडमियम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन। तो ये पहला जो पार्ट था, हमें इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ना। पहला पार्ट इस तरीके से बोला इन्होंने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इन्होंने 3 नंबर का दिया है। तो हर पार्ट के देखो पहला पार्ट क्या है कि सेल को रिप्रेजेंट करो, जो रिएक्शन दी है उसको सेल के फॉर्म में लेके आओ। तो आपने इतना काम किया, आपने सेल बना दिया, तो आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल गए, ठीक। फिर दूसरा क्या था कि आपको वैल्यू दी है E0 सेल की, है ना,
और आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है। तो फिर एक नंबर आपको किसके मिलते हैं, फॉर्मूला जो आप पुट करोगे, फिर आधा नंबर किसका, आपका जो आप सॉल्व करते हो, और आधा नंबर आंसर को होता है। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे आपने सेल को रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें ई सेल निकालना है। क्या निकालना, ई सेल। ठीक है ना, ई सेल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ई सेल निकालने का फॉर्मूला, चलिए ई सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमको ई सेल निकालना है तो ऐसा हो जाएगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है ना, ई सेल क्या होगा, ई सेल होगा आपके पास ई नॉट सेल। ठीक है ना, माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है, अपॉन एम लॉग। फॉर्मूले में क्या आता है, फॉर्मूले में आता है ऊपर क्या आता है, ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन हुआ है जिसका, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आता है जिसका रिडक्शन हुआ है। ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन आता है, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ठीक, चलिए तो ई सेल हमको निकालना, ई नॉट सेल हमको कितना दिया था इन्होंने, वो दिया था 1.26, कितना दिया था 1.26 दिया था, माइनस 0.059 अपॉन एन, एन अभी हमें पता नहीं, एन निकालते हैं, लॉग। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, देखो एल का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका, एल का। आप पीछे रिएक्शन देखोगे, इधर एल का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, इधर एल का। तो ये वाला हम, क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिटी होती है, जो एक्वस फॉर्म में उसकी कंसंट्रेशन उन्होंने दे रखी है। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एल क्या यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी। हमको ऑक्सीडेशन वाले ऊपर लिखने, रिडक्शन वाले नीचे लिखने हैं। अब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म वाला जो होता है उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी बोलते हैं, मानते हैं। तो एक्वस फॉर्म में ये दिया है तो हम ये लिखेंगे। अब ये दिया है क्या हमको, एल दिया है 2Al+3, है ना, 2Al+3। तो Al+3 आएगा और उसका जो कोफिशिएंट है, ये जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है 2, उसकी पावर में आ जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Al+3 का ऑक्सीडेशन हुआ है और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी उसके कोफिशिएंट, अपॉन रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन आप देख रहे हैं कैडमियम का रिडक्शन हुआ है, सॉलिड में है तो यूनिटी हो जाएगी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो सॉलिड है इसमें आप कैडमियम +2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, +3 है, तो +3 उसमें आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कैडमियम आपका +2 की पावर 3, +2 की पावर 3, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस तरीके से ई नॉट सेल, ई सेल निकालने के लिए हमने इस तरीके से फॉर्मूला तैयार किया। अब आपको एन निकालना है कि एन आप कैसे निकालते हो, ठीक है, एन। अब देख रहे हो आप एन की, आपके पास एल कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना एल का, Al+3 में जा रहा है, और कैडमियम किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है ना, +2 में जा रहा है कैडमियम। तो एक Al क्या हो रहा है, एक Al यहाँ से चेंज हो रहा है ना, 0 से +3 में एक Al, मतलब एक Al को ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं। एक Al को ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हैं, 2 Al, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, 2 × 3 कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसी तरीके से कैडमियम को आप देखो, कैडमियम में क्या है, कैडमियम +2 से कहाँ जा रहा है, कैडमियम 0 में जा रहा है, यानी एक कैडमियम को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो रिड्यूस हो रहा है, एक कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे 3 कैडमियम है ना, तो एक कैडमियम जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता है तो 3 कैडमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो n है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हम यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, n की जगह 6 पुट कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ई सेल इज इक्वल टू 1.26, यही दिया ना, 1.26 माइनस 0.059 अपॉन 6, ठीक है, लॉग। अब हमें Al+3 की कंसंट्रेशन कितनी दी है, यहाँ पे आपको देखे 0.1 दी है ना, 0.1, तो ये जाएगा 0.1 की पावर कितनी, 2, है ना,
2 है, और कैडमियम की कितनी दी है कंसंट्रेशन, वो भी 0.1 की पावर 3, 0.1 की पावर 3। तो इस तरीके से ये आपके पास हुआ है ना। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.26। अब इसे ऐसे रहने तो आप 0.059 अपॉन 6 लॉग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, होल अपॉन 0.1 इंटू 0.1 होल अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, है ना। तो इससे देखो 2 से 0.1 कट गया, ये पॉइंट हटाया ऊपर, आपके पास 10 लग गया, है ना। तो कितना आया 1.26 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 10, है ना। अब आपको पता होगा लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है ना। लॉग 10 की जो वैल्यू आती है आपके पास 1 आती है, ठीक है ना। लॉग 10 1 आती है। अच्छा, एक चीज रहेगी यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर और 0.1 का होल क्यूब। 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 3, नीचे हमारे पास कितने हैं, 0.1 है, 0.01, ओके 0.01, ये हमको दी है 0.01। एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन 0.01 है, इसकी जो कंसंट्रेशन है ये 0.01 है, 0.01 है, ठीक है। ये आपको दे रखी है 0.01, बाकी ठीक है, तभी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको 0.01 पुट करना है। ये 0.01 का स्क्वायर और होल अपॉन 0.1 का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 0.1 का क्यूब इस तरीके से, ठीक। अब करो इसको, तो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, है ना, होल अपॉन आपके पास 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इस तरीके से कुछ आएगा ये, ठीक। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.26 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, ठीक है ना, होल अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो यहाँ से आपने हटाया 2 2, तो नीचे कितना आ गया 10 की पावर 2 2 4 2 6 आ जाएगा, और यहाँ से आप 1 2 3 ऊपर आ जाएगा 10 की पावर कितना 3, है ना। तो बनेगा आपके पास 1.26 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग, ठीक है ना, 10 की पावर 6 को आप ऊपर भेजो तो कितना हो जाएगा लॉग 10 की पावर 3 माइनस 6, तो ये बैठेगा आपको 1.26 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 10 की पावर आ जाएगा -3, है ना, लॉग 10 की पावर -3, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास log 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक। चलो अभी ठीक है ना। तो ऊपर आपके पास क्या था 0.01 थे, 2 2 4 2 6, है ना, नीचे 10 की पावर 6 हो गया, और नीचे 0.1 का क्यूब, फिर एक चीज यहाँ पे हमने गलत करी है, यहाँ पे ये है 0.1 2 बार है ना, स्क्वायर है, 0.1 2 बार स्क्वायर आपको दिया है, ठीक। अब सही है, तो आप हटाओगे वहां से, यहाँ से आप ये 2 हटाओ तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर कितना 4, है ना, 2 2 4, और यहाँ से हटाओगे 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। अब क्लियर हुआ। तो अब आपके पास आया ऊपर 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ तो कितना बनेगा 10 की पावर लॉग 10 की पावर -1, 3 - 4 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बनेगा आपके पास 1.26 माइनस 0.059
0.59/6, ठीक है ना। अब log a की पावर b कितना होता है, log a की पावर b क्या है, b log a है ना, b log a, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -1 आगे जाएगा तो -1 इंटू log 10 हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े तो ई सेल आपके पास कितना हुआ, ई सेल इज इक्वल टू 1.26 माइनस 0.059/6 -1 और log 10 की वैल्यू होती है 1, है ना, log 10 की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.26 प्लस 0.059/6 कितना, ठीक है ना। तो बस आप 1.26 और 0.059 को अगर 6 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 0.059 को हम 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.009, कितना, 0.009, है ना। तो टोटल इसको जोड़ दो आप, 1.269 वोल्ट आपके पास ई सेल आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने किया, समझ आया होगा आपको कि कैसे ये करना है, ठीक है ना। ये तरीका था इसको करने का। क्या क्या चीजें करी, पहले आपको ये दिया था, आपको सेल रिएक्शन दी थी, आपने ढूंढा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, देन आपने सेल प्रिपेयर करा, सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड आपका क्या आता है, रिडक्शन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, आपने ऐसे प्रिपेयर किया, फिर फॉर्मूला पुट किया, आपने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, किस तरीके से आपको बताया, फिर फॉर्मूला में पुट करा, वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करना है, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये था आपके पास, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, नॉनेस्ट इक्वेशन के बेसिस पे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया है, आंसर द फॉलोइंग, है ना, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्या है, पहला आपको दिया है ए, Ti4, ठीक है ना, Ti4 इज मोर स्टेबल, Ti4 इज मोर स्टेबल देन Ti सेकेंड और Ti थर्ड, Ti सेकेंड और Ti थर्ड, ठीक है ना। जो Ti4 है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है Ti4 और Ti थर्ड से, ठीक। तो पहले हम बात करें Ti है क्या, Ti थर्ड डी का दूसरा मेंबर है जिसका टर्मिंग नंबर होता है 22, ठीक है ना, 22 होता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 4s2 और 3d, है ना, 2 2 4 6 10 18 20 22, ये हो गई टाइटेनियम की आपकी कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्राउंड स्टेट होता है ना, ये कौन सी है इसकी, ग्राउंड स्टेट। अब हम देखो आपकी निकालेंगे Ti4, Ti4 का मतलब +4 उसकी ऑक्सीडेशन, +4, है ना। तो +4 में क्या होगा, आउटर मोस्ट कौन से हैं इनके, आउटर मोस्ट ये दो हैं, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले S से जाते हैं फिर D से जाते हैं, तो दो दो गए तो क्या बचा आपके पास, ये बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतनी बचेगी, है ना, ये बचेगी। आप इधर 0 हो गया, 4s2 4s 0 हो गया, 3d 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से दोनों से इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना, दोनों से इलेक्ट्रॉन 4 है ना, +4 दिया है, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गए, पहले S से जाएंगे 4s से, देन 3d से जाएंगे, दो दो चले गए, इतना बचा। अब जब इतना बचा तो ये आपके पास आया, ठीक। ये तो रही टाइटेनियम 4 की। इधर हम निकालें टाइटेनियम +2 की, अगर आप निकालो +2 तो +2 की कितनी हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। 3p6 के बाद 4s से जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s 0 हो गया और 3d 2, है ना, 2 है ना, तो +2 वहां से गया, तो ये आपके पास बची, ठीक है ना। तो अब क्या बची आपके पास की कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d2 और 4s2 0 हो गया। इसी तरीके से आप टाइटेनियम +3 के भी निकालो। +3 की क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 4s 0 और 3d 1, क्योंकि 3 गए ना, 2 s से जाएंगे, 1 d से जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 1 और 4s 0। अब तीनों को आप कंपेयर करें, तीनों को अगर आप देखें तो टाइटेनियम +4 में आउटर मोस्ट कौन बचा, ये 2 बचा है ना, ये 2 बचे, और आउटर मोस्ट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने से TI4 ने क्या कर दी, अटेन कर ली नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या अटेन करी, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन करी, जबकि इन्होंने नहीं करी। Ti+2 में आप देखो तो 3d है आपके पास आउटर मोस्ट में, इसके बाद 2 है, कंप्लीट नहीं है। मतलब नोबल गैस के लिए लास्ट में क्या चाहिए होता है हमें, आउटर मोस्ट। नोबल गैस क्या होती है, जिनके आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट वाला सेल कंप्लीट फिल्ड होता है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, वो आपको नोबल गैस होता है। Ti+2 में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा हमें, ना Ti+2 में ना Ti+3 में, इसलिए Ti+4 ज्यादा स्टेबल है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि वाई Ti+4 इज मोर स्टेबल देन Ti+2 और Ti+3, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखानी है Ti+4 की, और लिखना है बिकॉज इट अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वाई इट इज मोर स्टेबल। ठीक, ये क्वेश्चन था आपके पास पहला हिस्सा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, in case of transition element, in case of transition element, ions of same charge, ions of same charge, ions of same charge in a given series, in a given series show progressive decrease, show progressive decrease in radius with increasing atomic number, with increasing atomic number। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो किसी भी गिवन सीरीज में जो आयंस होते हैं सेम चार्ज के, जो आयंस होते हैं, आयंस ऑफ सेम चार्ज है ना, वो डिक्रीज दिखाते हैं, रेडियस में उनके डिक्रीज होता है एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए। जैसे हमने प्रॉपर्टी आपको क्या है कि डी सीरीज में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम, एटॉमिक रेडियस उनकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम, तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। अब ये आयनिक रेडियस की बात कर रहा है ना, कि आयंस सेम चार्ज के आयंस भी क्या करते हैं, डिक्रीज दिखाते हैं रेडियस में, है ना। तो सेम चार्ज के आयंस भी डिक्रीज क्यों दिखा रहे हैं रेडियस में, इसलिए दिखा रहे हैं, एक तो जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो एक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने के कारण ये होता है। दूसरा जो आपके पास शील्डिंग है वो भी इनका कमजोर है, जो शील्डिंग है इनका वो भी क्या है, वीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। जैसे जैसे आप आगे को बढ़ेंगे तो क्या होता है, नया इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है ना भाई। अगर हम सपोज इसकी बात करें, 3D सीरीज की बात करें हम, अगर हम 3D सीरीज की बात करें, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक, तो आप देखेंगे कि 21 फिर 22 फिर 23 24 इस तरीके से 30 तक आप पहुंचेंगे। तो ये क्या होता है,
3D1 होता है। इसके बाद टाइटेनियम आएगा, वो 3D2 होता है ना। फिर वेनेडियम आएगा, वो 3D3 होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। एक एक इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, डी में जाता है, जिस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक एक करके बढ़ता चला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो शील्डिंग इफेक्ट होते हैं डी इलेक्ट्रॉन का, वो इतना मजबूत भी नहीं, शील्डिंग इफेक्ट इनका अच्छा नहीं है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा तो न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन कहाँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंचेगा पूरा, है ना। जिस वजह से जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा ना, जो न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बढ़ता चला जाएगा, जिस वजह से आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये मेनली ये रीजन है आयनिक रेडियस के डिक्रीज होने का। आई बात समझ में क्यों आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दो रीजन। पहला कि एस न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर डी ऑर्बिटल, जब न्यू इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय यूनिटी, न्यूक्लियर चार्ज एक एक करके बढ़ेगा, है ना। भाई न्यूक्लियर चार्ज है क्या, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अंदर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नेगेटिव अगर बाहर है, बढ़ रहा है, तो अंदर पॉजिटिव भी बढ़ेगा। सेम नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज करता है। दूसरी बात, जो शील्डिंग होती है ना, शील्डिंग इफेक्ट is not effective. Shielding effective is not effective in d orbital, है ना। d orbital का shielding effect इतना अच्छा नहीं होता, जिस वजह से क्या होगा आपका न्यूक्लियर, जिस वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बढ़ेगा और उस कारण से एटॉमिक आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चंस करे आज रिलेटेड, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे किस तरीके से आप ये करने आपको, है ना। डीपली अगर आप कंसेप्ट जानते हैं क्वेश्चन के पीछे, तो आंसर आप इजीली कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।